नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज भी तूफानी दौरे। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। लगातार निकाय चुनाव को लेकर मोर्चा संभाला हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी ने तमाम दिग्गजों के फौज मैदान में उतार रखी है निकाय चुनाव के लिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं तो दोनों डिप्टी सीएम दौरे कर रहे हैं। इसी के साथ मंत्री और सांसद भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आज भी मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास एक तरफ। तो इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते नजर आएंगे सीएम योगी। विशेष ये दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के। निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के खास दौरे और लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं वो, और इसके लिए जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और इन दौरे के माध्यम से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं में अंदर खाने जो नाराजगी है उसको भी दूर करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दौरों के दौरान किया जा रहा है, और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे बेहद ही महत्वपूर्ण। तो मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी का एक खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। बड़ी जनसभाओं की तैयारी हो रखी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी है सीएम योगी को, और इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए जाएंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में 2 दिवसीय उनका गोरखपुर का दौरा रहा था और आज भी गोरखपुर का दौरा उनका प्रस्तावित है। क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे के बारे में? देखिए, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी किसी के तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। खासतौर से पूर्वांचल को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर दौरे करते हुए और जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे और शाम के समय में नगर निगम के जितने भी बोर्ड के पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं या वर्तमान में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, सभी के साथ बैठक करेंगे और बैठक करके जिस वार्ड में या जिस जगह पे जहां कमी होगी उसे पूरा करने का काम करेंगे। और खास तौर से दौरा आज का बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मात्र बस एक दिन 24 घंटे ही बचे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के, और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम लगाती हैं प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर के। और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और कार्यकर्ताओं सहित जो नाराज लोग हैं या जो अन्य लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप वाली जो योजना है उसमें सहभागिता बनने के लिए आमंत्रित करेंगे और अपील भी करेंगे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क साधा जाए, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और ऐसे में जनता की नब्ज पकड़ने का काम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करने का भी प्रयास हो रहा है। जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स चुनाव हो या ना हो चुनावी मूड में रहती है, और खासतौर से विकास को लेकर के जिस तरह से गलियों का, महानगरों से और मेन उनका जो है कि फोकस डेवलपमेंट पर है, उसको लेकर के जिस तरह से जनता के बीच में इन्होंने काम किया है, उसी काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी यही कह रहा कि विकास किया है, विकास करेंगे और जनता का सम्मान करेंगे। उसी के नारे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से लोग अपने पक्ष में
वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है हरेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी दौरा, हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कई जनसभाएं हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विजयी शंखनाद करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज उप मुख्यमंत्री के तूफानी दौरे, ये बड़ी अपडेट, जहां तमाम दिग्गज मैदान में हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी और इसी के साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सुबह 11:15 पर बड़ी फील्ड शाहबाद हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:20 पर उत्सव गेस्ट हाउस आर्यनगर सीतापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 पर सेलिब्रेशन मैरिज हॉल हाटा कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 5:40 पर गांधी पार्क गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं मिनट टू मिनट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताबड़तोड़ और तूफानी उनके दौरे हैं निकाय चुनाव के मद्देनजर। अब निकाय चुनाव में बहुत कम समय शेष रह गया है, जहां 4 मई और 11 मई 2 चरणों में मतदान होने हैं। 13 को नतीजे आएंगे निकाय चुनाव के लिए और इसके लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी दौरे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से की जाएंगी। जहां एक तरफ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास होता है, तो वहीं जिस भी जिले का दौरा हो रहा है, जिस भी दिग्गज का हो रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा सके और जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने का भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में ये दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण रहता है डिप्टी सीएम का, ये खास रहेगा। बड़ी जनसभाएं उनकी निर्धारित है और उसके समक्ष तैयारी भी कर ली गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए लगातार मंत्री, सांसद, दोनों डिप्टी सीएम, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरों की बात करें तो तूफानी उनके दौरे हैं और लगातार जनसभा के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो नाराज हैं उनको भी मनाने का प्रयास हो रहा है, साथ ही साथ वो तक अपनी बात पहुंचाने का भी प्रयास। बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, उनके ताबड़तोड़ दौरे लगे हुए हैं। अगर बात करें आज उनका जो दौरा है, हरदोई का दौरा है, सीतापुर का दौरा है, गाजीपुर, कुशीनगर, 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे और जनसभाएं करेंगे। इस दौरान वो जनता के बीच जाएंगे और उनके संवाद करेंगे, सीधे तौर पर बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार रहने पर उनको फायदा था और अब ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है तो बिल्कुल। तो देखिए विशेष दौरे हैं अश्विनी, और क्योंकि इन दौरों के जरिए प्रयास हो रहा है तमाम दिग्गजों की तरफ से कि जनसंपर्क भी साधा जाए और इसी कोशिश में सभी लगे हुए हैं कि जनसंपर्क के माध्यम से जनता की नब्ज तो पकड़ने का काम बीजेपी की तरफ से किया ही जा रहा है इस स्थानीय चुनाव में, लेकिन सीधा सीधा जनता को कहीं ना कहीं लुभाने का और जो प्रयास, क्योंकि पहले से ही जो तमाम दिग्गज हैं उनकी लोकप्रियता है और ऐसे में जब ये दिग्गज पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए, क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है निकाय चुनाव पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो युद्ध स्तर पर लड़ती है और तमाम जो उनके सिपाही होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। अभी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ही खुद उन्होंने बंटवारा किया था मंत्रियों के जिलों का, प्रभार का, साथ ही साथ अपने पास दोनों डिप्टी सीएम के पास 6 मंडल रखे थे। निश्चित तौर पर ये 6 मंडल सिर्फ ऐसे नहीं, वहाँ पर दौरे भी, चुनावी प्रचार भी करना था, साथ ही साथ वहाँ पर विकास के काम क्या हुए इसकी समीक्षा भी करना था, वहाँ पर किस तरीके से जनता को फायदा हो रहा है इसकी समीक्षा करना था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री खुद लगातार दौरे करते हैं और साथ ही साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं और मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी देते हैं कि वो जिलों में जाएं और दौरे करें। निश्चित तौर पर इस समय चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की, दोनों डिप्टी सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ मंत्री जो हैं उनको जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि उस जिले में रहकर प्रवास करेंगे और वहां पर ही चुनावी प्रचार करेंगे और सबसे ज्यादा जो जीत हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी उन मंत्रियों की होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी को अलग जिम्मेदारी दी गई है और सभी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। आज केशव प्रसाद और 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जो पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनके लिए चुनावी प्रचार करेंगे, उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए तूफानी दौरों के जरिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का फतेहपुर और रायबरेली का दौरा। सुबह 11:15 पर फतेहपुर के काशी कॉम्प्लेक्स और विंदकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 पर रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो देखिए ताबड़तोड़ तूफानी दौरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रायबरेली का ये खास दौरा, जिस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:50 का वक्त निर्धारित किया गया है। जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे। तो फतेहपुर और रायबरेली का दौरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है आज निर्धारित, जहां सुबह 11:15 पर फतेहपुर के काशी कॉम्प्लेक्स विंदकी में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 12:50 पर रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बिजनौर और मुरादाबाद दौरा। सुबह 11 बजे मुरादाबाद के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शाम 5 बजे नगर पालिका परिषद चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव में जीत का मंत्र भी सौंपेंगे। भूपेंद्र चौधरी का भी खास दौरा। शाम 5 बजे नगर पालिका परिषद चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बिजनौर और मुरादाबाद ये खास दौरा। कर्नाटक से अब खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक, महिला ने फूल के साथ फेंक दिया मोबाइल। मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान गाड़ी के आगे मोबाइल फोन फेंक दिया। एसपीजी के जवानों ने मोबाइल को तुरंत गाड़ी से दूर किया। जांच में मोबाइल फेंकने वाली महिला बीजेपी समर्थक निकली है। महिला ने फूल की जगह अपना मोबाइल फेंक दिया। तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि एसपीजी ने कर्नाटक से अब अगली खबर। बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। बीजेपी कर्नाटक की जनता को अहम योजनाओं की दे सकती है सौगात। युवाओं और 12वीं पास छात्राओं के लिए अहम घोषणा कर सकती है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा का मतदान होना है। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे और इसके लिए आज बीजेपी इस घोषणा पत्र के जरिए अपने तमाम वादे दोहराएगी जो लगातार प्रचार प्रसार के दौरान जनता से किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी को मेरे भाई से सीखना चाहिए। राहुल गांधी देश के लिए गाली क्या गोली खाने को भी तैयार है। पीएम जनता दुख सुनने की जगह अपना दुखड़ा सुनाते हैं। पीएम जनता के हितों के साथ छलावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ये बड़े शब्द, जिस दौरान कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार वो कर रही थी। एक तरफ अपने भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वो सराहना करती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है और इसी के साथ उन्होंने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री को जनता के दर्द सुनने से ज्यादा वो अपना दुखड़ा रोते हैं। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को मिला किसानों का साथ। 2 मई को राकेश टिकैत भी धरने में होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि संगठन ने खिलाड़ियों से मुलाकात का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर लगातार 8 दिनों से जारी है पहलवानों का धरना। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं पहलवान और इसी के चलते पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना लगातार जारी है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो इसी दौरान जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को किसानों का भी अब साथ मिलेगा। राकेश टिकैत धरने में शामिल होंगे। मिर्जापुर से अब खबर। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की सूचना फर्जी निकली है। सघन तलाशी के बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। एहतियातन एटीएस वाराणसी टीम चुनार बुलाई गई है, जहां 4 घंटे से ज्यादा खड़ी रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस।
जहां पुरी से दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और इस दौरान सूचना मिली कि किसी ने ये फर्जी सूचना फैलाई कि उसमें बम है और इसी के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। 4 घंटे ट्रेन को रुकना पड़ा और उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बढ़ते हैं आगे। अब खबर मैनपुरी से है, जहां नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सैकड़ों लोग रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें कि नगर पंचायत बेवर के रामनगर वार्ड संख्या 8 में निकलने के लिए रास्ता न होने के कारण यहां के रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस बार स्थानीय लोगों ने एकजुट होते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार चेयरमैन से लेकर डीएम तक से मार्ग बनवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ जी। और हम डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे। तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था जी। हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। ये बोर्ड मिलेगा, रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है। बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, 10-10 एक महीना हो जाता है। जब बरसात होती है पानी भर जाता है, हाँ। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 10 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें भाई रास्ता चाहिए। इन्होंने समलैंगिक विवाह का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। इस दौरान अचल ताल पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने समलैंगिक के विरोध में ज्ञापन देते हुए कहा है कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ है, लिहाजा हमने इसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और हम समलैंगिक विवाह का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन इसके लिए था कि सुप्रीम कोर्ट में एक विषय चल रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विषय में। देखिए, हम लोग भारत में जन्मे हैं, भारत एक आस्थावान देश है, हमारे सारे कर्म जीवन के वो आस्था से ही संचालित होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की मान्यता है और उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर के द्वारा और उसके साथ साथ शहर में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है जो समलैंगिकी विषय के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, समलैंगिकी विवाह को वैध किया जाए अथवा नहीं। हम सब लोगों की ये मांग है, सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर ये मांग करता है महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से बात पहुंचे कि इस विषय को वैध करार ना दिया जाए। जी, मुख्य रूप से यहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस काम को किया है और यहाँ हम सभी सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ लिया है, क्योंकि ये सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे तभी इस काम को करने में हम लोग सफल होंगे। ये समलैंगिक विवाह जो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, इस प्रकार की कोई पद्धति हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में, संस्कृति में रही ही नहीं है। इससे बच्चे सच्चाई तो ये है कि गलत दिशा में भटक रहे हैं और लाखों फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी मोटी कमाई भी। और अब खबर बिजनौर से है, जहां शिवाला कला क्षेत्र में एक युवक की हत्या करके शव को रतनगढ़ चौकी के पास सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मृतक के 2.5 लाख रुपए ब्याज पर ले रखे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। ऐसे में सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिला के लिए रिजर्व हैं। सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए रिपोर्ट।
राजधानी लखनऊ में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी एक बार फिर चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। खास बात यह है कि सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भले ही 110 वार्डों वाले नगर निगम में 71 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनमें भी 28 महिलाएं हैं। मेयर के साथ ही पार्षद पद तक के लिए बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी होने से सभी दलों के महिला संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही दलों से मिली जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 2017 के निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार फिर से 38 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ है कि पिछले बार की अगर बात करते हैं तो वहां भी 38 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस बार फिर से 38 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए। यानी कि साफ है कि संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल को पूरी तरीके से गिराने को लेकर के लगभग 38 से 35 महिला बूथ को प्रचार प्रसार में लगाया गया है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है पिंक बूथ, महिला सुरक्षा, कई ऐसे अहम दावे को लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही साथ में इस बार की जो महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खंडवाल, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बीजेपी ने इस बार बीते चुनाव के मुकाबले महिला प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा उतारा है। 2017 में 38 महिलाएं मैदान में थीं। वहीं पार्टी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार के कामों को गिना रहे हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए कामों को याद दिलाया जा रहा है। मंगल दिवस से लेकर महिला सदन तक की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही महिला बाजार बनाने, पिंक बूथ और टॉयलेट के निर्माण की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के वादे भी किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में 30 से 40 महिलाएं समूह प्रचार की कमान संभाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विंग को सक्रिय किया गया है और इस बार के 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो उससे 2017 के परिणाम के बाद भी इस बार महिला विंग को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया। यानी कि महिला के मुद्दों को लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है। ऐसे में हर वार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, उसी कड़ी को लेकर के फिर से इस 2023 के निकाय चुनाव में भी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में चाहे 10-90 का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा के मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी महिला सभा को मोर्चा पर उतारा है। हालांकि अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ऐसे में सभी वार्डों में 3 से 4 महिलाओं का समूह प्रचार में जुटा है। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश सरकार ने 1090 जैसी योजना के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव के बाद बसपा इस बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार। तो बसपा में महिला विंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिक टिकट दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से महिला मुद्दा हो या पुरानी योजनाएं हो जो बसपा सरकार में चलती आई हैं, उन योजनाओं पर इस बार जो है बसपा चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। यानी आने वाले चुनाव को लेकर के भी बसपा की रणनीति साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो पार्टी में कोई भी महिला विंग नहीं है, लेकिन टिकट महिलाओं को खुद दिए गए हैं। हर वार्ड में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए महिलाओं के समूह बनाए हैं। मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की मजबूती बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बसपा की सरकार में महिलाओं की लागू योजनाओं को गिनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने वाली सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ ही दलित बस्तियों के विकास की बात भी की जा रही है।
इस बार के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पे महिला विंग के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी गिना रही हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशियों को साफ तौर पे डोर टू डोर कैंपेन करने का, इसके साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उजागर करने की बात कहती नजर आ रही है। इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट हो या पिंक बूथ हो, इन बूथों पर अगर सरकार या मेयर बनती है तो उस पर हम काम करते नजर आएंगे, ऐसा भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं।